पूंजी लाभ शीर्षक से आय के इस छठे भाग में आपका पुनः स्वागत। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 55, अधिग्रहण की लागत धारा 55 के अनुसार। यह एक बहुत ही विस्तृत व्याख्यानमाला है और हम इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण करने के बजाय इसके जो सार रूप में, समरी के रूप में लागत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ एसेट, यानी संपत्ति किस प्रकृति की है, और उसी अनुरूप धारा 55 में दिए गए नियमों के अनुसार उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी अधिग्रहण की लागत क्या होगी। सबसे पहले हम लेते हैं गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एटसेट्रा। व्यवसाय की ख्याति, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम आदि अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, अधिग्रहण की लागत शून्य मानी जाएगी। एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ओनर, यदि किसी पिछले मालिक से अर्जित की गई है या क्रय की गई है तो उसका परचेज प्राइस यानी क्रय मूल्य उसकी अधिग्रहण की लागत मानी जाएगी। फिर हम बात करते हैं अधिकार अंशों के बारे में, राइट शेयर्स के बारे में। ओरिजिनल शेयर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर्स, मूल अंश जो राइट अंशों के अधिकार का आधार है, अर्थात जो ओरिजिनल होल्डर को अलॉट किए गए हैं, मूल अंशधारी को आवंटित किए गए हैं। अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द ओरिजिनल शेयर्स, मूल अंशों को प्राप्ति के लिए वास्तव में चुकाई गई राशि। कंपनी को जो भुगतान किया जाएगा वही राशि उन अंशों की अधिग्रहण की लागत मान ली जाएगी। राइट एंटाइटलमेंट्स विच इज रिनाउंस्ड बाय द एसएससी इन फेवर ऑफ ए पर्सन, अधिकार पात्रता जो कि करदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए त्याग दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति को कंपनी द्वारा उसके पास अंश होने के कारण और अंश अधिकार स्वरूप दिए जाते हैं और वह अपने इस अधिकार का त्याग कर देता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन अंशों को कंपनी से प्राप्त कर सके। तो ये जो अधिकार पात्रता होती है, राइट एंटाइटलमेंट, इसकी अधिग्रहण की लागत शून्य होगी, निल होगी। इसी का अगला भाग है राइट शेयर्स एक्वायर्ड बाय द एसएससी, करदाता द्वारा प्राप्त किए गए, अधिकृत किए गए अधिकारांश। अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर्स, अधिकार अंशों की प्राप्ति के लिए वास्तव में चुकाई गई राशि। हम इसको अगले बिंदु के साथ जोड़ कर लेंगे। राइट शेयर्स विच आर परचेज्ड बाय द पर्सन in whose favor the SSC has renounced the rights entitlement, अधिकार अंश जो कि क्रय किए गए हैं उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में करदाता ने अधिकार पात्रता का त्याग किया था। परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंसर ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट एज वेल एज द अमाउंट पेड टू द कंपनी विच हैज़ अलॉटेड द राइट शेयर्स। इस परिस्थिति में अधिग्रहण की लागत होगी ऐसे अधिकार को त्याग कर रहे व्यक्ति को उसके द्वारा चुकाए गए क्रय मूल की राशि तथा ऐसी वित्तीय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी या संस्थान को उसके द्वारा चुकाई गई राशि का योग। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ये चारों बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इसमें से प्रथम और फोर्थ बिंदु एक जैसा लगता है, लेकिन फोर्थ बिंदु में प्रथम
थर्ड बिंदु में प्रथम और फोर्थ दोनों सम्मिलित है। मेरे पास में 1000 रिलायंस कंपनी के शेयर हैं। कंपनी ने एक अंश पर एक अंश राइट शेयर्स के रूप में अधिकार अंशों के रूप में मुझे दिया है 10 रुपये प्रति अंश पर। यदि मैं अपने अधिकार का उपयोग करता हूँ तो 1000 इंटू 10,000 रुपये का भुगतान मुझे कंपनी को कर दिए जाने पर 1000 अंश मिल जाएंगे। तो मेरे इन 1000 अधिकार अंशों की लागत जो मूल रूप से मैंने कंपनी को चुकाई है, और मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर हूँ जिसको कि राइट एंटाइटलमेंट मिला, मैंने ही उसे सब्सक्राइब किया है, अतः यह मेरी अधिग्रहण की लागत होगी। यदि मैं अपना यह अधिकार मान लीजिए एक राम नामक व्यक्ति को दे देता हूँ और प्रति अंश वह मुझे 50 रुपये भुगतान करने को तैयार हो जाता है, तो 1000 इंटू 50 मुझे 50,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इस अधिकार को प्राप्त करने की लागत शून्य होगी, अर्थात पूरा 50,000 रुपया मेरा पूंजी लाभ होगा जो कर योग्य होगा। अधिकार पात्रता का क्रय मूल्य शून्य होता है, अधिग्रहण की लागत शून्य होती है। अब यदि मैं जिस व्यक्ति को यह अंश देता हूँ, राम, उसके दृष्टिकोण से अधिग्रहण की लागत की बात करें तो उसने अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे 50 रुपये दिए और अब वह अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए 10 रुपये प्रति अंश के हिसाब से कंपनी को भी भुगतान करेगा। इन दोनों का योग हुआ 60 रुपये प्रति अंश, यानी कुल भुगतान 60,000 रुपये का। तो उसके लिए 1000 अंशों को प्राप्त करने की लागत 60,000 रुपये होगी। तीसरा बिंदु, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति जो कि इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी ऑन विच STT इज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड ट्रांसफ़र। कंपनी के समतांश जिन पर क्रय या हस्तांतरण दोनों के समय STT का भुगतान किया जाता है, या और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018। इक्विटी उन्मुख फंड की इकाई या व्यवसायिक ट्रस्ट की इकाई जिन पर हस्तांतरण के समय STT का भुगतान किया जाता है 1 फरवरी 2018 से पूर्व अधिग्रहित। Cost of acquisition shall be the higher of first, cost of acquisition of such assets, and second, lower of the fair market value of such asset and the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset। अधिग्रहण की लागत निम्न में से जो अधिक होगा उसे माना जाएगा। नंबर 1, उस संपत्ति के अधिग्रहण की लागत, और नंबर 2, निम्न में से जो भी कम हो उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का कुल मूल्य। पॉइंट नंबर 4, एनी अदर कैपिटल एसेट, कोई अन्य पूंजी संपत्ति, वेयर सच कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द SSE बिफोर 1/4/2001, जहां वह पूंजी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व करदाता की संपत्ति होती है। कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द SSE और FMV as on 1/4/2001 at the option of the SSE।
करदाता के लिए संपत्ति की लागत 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू या उस संपत्ति की वास्तविक लागत, दोनों में से करदाता के विकल्प चयन के अनुसार, यानी दोनों में से जो भी करदाता चाहे। वेयर कैपिटल एसेट बिकेम the property of the SSE by way of distribution of assets on total or partial partition of HUF under a gift or will, by succession, inheritance, distribution of assets, on liquidation of a company, etc. जहाँ पूंजी संपत्ति करदाता की संपत्ति बनी हो, हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक बंटवारे के कारण, तोहफे या इच्छा पत्र अनुक्रमण, पैतृक अधिकार, कंपनी के समापन आदि पर संपत्तियों के वितरण द्वारा। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वेयर सच कॉस्ट कैन नॉट बी ascertained, fair market value on the date on which the capital asset became the property of the previous owner। पिछले मालिक की लागत, जहां यह लागत निश्चित नहीं है, तब पूंजी संपत्ति पिछले मालिक की संपत्ति बनी हो, उस तिथि पर फेयर मार्केट वैल्यू, उचित बाजार मूल्य। नेक्स्ट, वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001, जहां पूंजी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व पिछले मालिक की पूंजी संपत्ति बनी है। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और FMV as on 1 अप्रैल 2001 at the option of the SSE। करदाता के विकल्प पर 1 अप्रैल 2001 को या पिछले मालिक की लागत, दोनों में से जो भी करदाता चाहे। अब इनमें से कुछ प्रावधानों को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। Mr. A converts his capital assets acquired for an amount of rupees 50,000 in June 2003 into stock in trade in the month of November 2016. The fair market value of the asset on the date of conversion is rupees 4,50,000. The stock in trade was sold for an amount of rupees 6,50,000 in the month of September 2019. What will be the tax treatment? You are given with inflation index of 2003-4 109 and 2016-17 264। मिस्टर ए ने अपनी पूंजी संपत्ति को जो जून 2003 में 50,000 रुपये में प्राप्त की थी को नवंबर 2016 माह में व्यापारिक रहते के रूप में परिवर्तित किया। परिवर्तन के दिन उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 4,50,000 रुपये था। सितंबर 2019 में व्यापारिक रहते को 6,50,000 रुपये में बेच दिया गया। संपत्ति पर करारोपण किस प्रकार किया जाएगा? आपको वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक दिए जा रहे हैं। 2003-4 का 109 और 2016-17 का 264। The capital gain on the sale of the capital asset converted to stock in trade is taxable in the given case it arises in the year of conversion, that is previous year 2016-17, but will be taxable only in the year in which the stock in trade is sold, that is previous year 2019-20। Profits from business will also be taxable in the year of sale of the stock in trade, that is 2019-20। The long-term capital gains and business income for the assessment year 2020-21 are calculated as under। दी गई स्थिति में व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित पूंजी संपत्ति का पूंजी लाभ कर योग्य होगा, क्योंकि परिवर्तन 1 अप्रैल 2001 के पश्चात हुआ है। यह परिवर्तन के वर्ष गत वर्ष 2016-17 में उदय होगा, परंतु कर योग्य
उसी वर्ष में होगा जिसमें व्यापारिक रहतिये को बेचा गया है। गत वर्ष 2019-20 में व्यापारिक रहतिये के विक्रय के वर्ष यानी गत वर्ष 2019-20 में व्यापार से आय शीर्षक में इसकी आय भी कर योग्य होगी। जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ और व्यापारिक लाभ है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए यानी गत वर्ष 2019-20 के लिए वह इस प्रकार होगा। Profits and gains from business or profession. Sale proceed of the stock in trade 6,50,000 less cost of stock in trade, that is fair market value on the date of conversion 4,50,000, it comes out to be 2 lakhs. व्यापार व पेशे से लाभ की गणना। व्यापारिक रहतिये के विक्रय से प्राप्ति 6,50,000 रुपये, इसमें से घटाना है व्यापारिक रहतिये की लागत। जिस दिन इस पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित किया गया उस दिन का उचित बाजार मूल्य इस व्यापारिक रहतिये की लागत मानी जाती है 4,50,000 रुपये। इस प्रकार 2 लाख रुपये का व्यापार व पेशे से लाभ हुआ। अब हम गणना करेंगे दीर्घकालीन पूंजी लाभ की। प्रतिफल का पूर्ण मूल्य संपत्ति को जिस वर्ष हस्तांतरित किया गया उस वर्ष उसका उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन 4,50,000 लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। संपत्ति 2003-04 में खरीदी गई थी और परिवर्तित की गई थी रहतिये में 16-17 में, अतः 50,000 इंटू 264/109 1,21,101 यह सूचकांकित लागत यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और इस प्रकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG हुआ 3,28,899। नोट, फॉर द पर्पज ऑफ इंडेक्सेशन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड शुड बी कंसिडर्ड। सूचकांकन के उद्देश्य के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक उस वर्ष में ध्यान में रखेंगे जिस वर्ष संपत्ति का व्यापारिक रहतिये में परिवर्तन किया गया है। इसको साधारण शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं जिस वर्ष संपत्ति को रहतिये में परिवर्तित किया जाता है उस वर्ष दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना कर लीजिए। यह कर योग्य नहीं होगा, केवल गणना करने के उद्देश्य से करना है, लेकिन जब उसको वास्तव में बेचा जाएगा, जब वो व्यापारिक संपत्ति बन चुकी है, व्यापारिक रहतिया बन चुकी है, तो जब वो वास्तव में बेच दी जाएगी उस वर्ष न केवल व्यापारिक लाभ पर बल्कि उस वर्ष जिस वर्ष रहतिये में परिवर्तन हुआ उस वर्ष के दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर भी कर लगाया जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। ऑन January 31st, 2020, Mr. A was transferred self-generated goodwill of his profession for a sale consideration of rupees 70,000 and incurred expenses of rupees 5,000 for such transfer. You are required to compute the capital gains chargeable to tax in the hands of Mr. A for the assessment year 2020-21. 31 जनवरी 2020 को मिस्टर ए ने अपने पेशे से स्वयं अर्जित ख्याति को 70,000 रुपये के प्रतिफल के बदले में हस्तांतरित किया तथा इस हस्तांतरण के लिए उसने 5,000 रुपये व्यय किए। आप कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर ए के लिए कर योग्य पूंजी लाभों की गणना करें। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। The transfer of self-generated goodwill of profession is not chargeable to tax. पेशे की स्वयं अर्जित साख का हस्तांतरण कर मुक्त है। It is based upon the Supreme Court's ruling in CIT versus BC Srinivasa Sethi. यह उच्चतम न्यायालय के CIT वर्सेस BC श्रीनिवासा सेठी के निर्णय पर आधारित है। Therefore, there is no capital gains. अतः कोई कर योग्य पूंजी लाभ नहीं होगा। यहाँ पर यह अगर प्रोफेशन नहीं होता और बिजनेस होता तो उस पर कर लगाया जाता और उसकी गणना
इस प्रकार होती: 70,000 रुपये प्रतिफल में से 5,000 रुपये हस्तांतरण व्यय के घटाने के पश्चात 65,000 रुपये, और उसमें से कॉस्ट सेल्फ जनरेटेड होने के कारण शून्य होती, और उसका इंडेक्सेशन भी कर लिया जाए तो शून्य ही रहता है। अतः संपूर्ण 65,000 रुपये पूंजी लाभ होता। समयावधि को ध्यान में रखते हुए हम इसे दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी लाभ के नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही कुछ और बिंदुओं के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।